हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो हम लोगों ने अभी तक ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में बहुत सारी बातें पढ़ ली हैं। फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट वी हैड ऑलरेडी डन, उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं। अगर आपने ना देखा हो तो प्लीज़ गो एंड चेक द प्ले लिस्ट सो दैट यू कैन गेट द आइडिया। ओके, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में कि जो ह्यूमन मेल में स्पर्म फॉर्मेशन होता है कहाँ पे, उसके टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में वो जो स्पर्म है उसका स्ट्रक्चर एक्चुअली होता कैसे है। एक्चुअली है क्या बात कि जो स्पर्म फॉर्म होता है टेस्टिस में वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है जैसा आज हम स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इन द प्रोसेस जब स्पर्म मैच्योर हो जाता, इन द प्रोसेस जब स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनने के बाद सारे डक्ट से होता हुआ बाहर की तरफ इजैकुलेट होने के पाथवे में आता है, उस पाथवे में इसका मैच्योरेशन जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज उसी के बारे में पढ़ेंगे कि एक मैच्योर स्पर्म जो है वो कैसा दिखता है। वी आर गोइंग टू डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर स्पर्म। ठीक है, देखिए ये एक मैच्योर स्पर्म का स्ट्रक्चर है। अगर आप एक मैच्योर स्पर्म देखेंगे तो आपको उसमें कुछ रीजंस दिखाई देंगे। जैसे सबसे पहला रीज़न है हेड। सबसे पहले क्या दिखेगा? हेड। दूसरा नेक, तीसरा मिडिल पीस और चौथा टेल। तो एक मैच्योर स्पर्म में ये 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये आपके एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब ये जो अलग अलग रीजन्स हैं इसके अलग अलग फंक्शंस हैं, या आप बोलिए उसमें अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। ये भी एक डिटेल स्ट्रक्चर है स्पर्म का, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। यह रहा हेड, ये रहा नेक, ये रहा मिडिल पीस एंड लास्टली हियर टेल। ठीक है, तो हेड में आपको दिख रहे होंगे कुछ चीज़ें, जैसे हेड में प्रेजेंस ऑफ एक्रोसोम। ठीक है, इसके अलावा हेड में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हेड के पास ही देयर आर सम सेंट्रियोल। इसके बाद मिडल पीस में आप देख रहे हैं क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, बहुत सारे माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है जो कि स्पाइरली अरेंज्ड है। ठीक है, इसके बाद ये आ जाता है पूरा का पूरा टेल स्ट्रक्चर। ठीक, और जो पूरा स्पर्म है वो एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है जिसको हम नॉर्मली प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इट इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ मूविंग बैक टू द डिटेल स्ट्रक्चर। देखिए, अगर मैं बात करूँ ह्यूमन स्पर्म की तो इसके 4 पार्ट्स होते हैं, पहले बता दिया था। पहला हेड, दूसरा नेक, तीसरा मिडल पीस और चौथा टेल। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। अगर हम हेड की बात करें तो हेड जो है वो फ्लैट होता है शेप में और ओवल होता है, फ्लैट एंड ओवल इन शेप। ठीक है, फिब्रिलर शीथ कवरिंग द एक्रोसोम एंड द एंटीरियर हाफ ऑफ द न्यूक्लियस। अब जो स्पर्म होता है उसके हेड का जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, सबसे एंटीरियर पोर्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। ठीक, तो ये जो एक्रोसोम है और ये जो पूरा का पूरा हेड है वो किससे कवर होता है? एक शीथ लाइक कवरिंग से कवर होता है जो कि फाइबर्स का बना होता है। ठीक, और इसके अलावा हाफ ऑफ द न्यूक्लियस भी, न्यूक्लियस का हाफ एंटीरियर पोर्शन भी उसी से कवर्ड होता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हेड में कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे हेड के अंदर बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लार्ज न्यूक्लियस, और एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, फंक्शन की बात करते हैं। अगर फंक्शन की बात करें तो जो एक्रोसोम है वो क्या करता है? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फर्टिलाइजेशन में। कैसे? इस तरीके से कि जो एक्रोसोम है उसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं हाइलुरोनिडेज एंजाइम। ठीक है, ये किस तरह की एंजाइम है? ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक, ये क्या है? ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि किसको डाइजेस्ट करती है, जो कि किसको लाइज करती है? ये एग के ऊपर जो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, एग के मेम्ब्रेन को लाइज करती है ताकि हमारा स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो जाके एग की न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके और जाइगोट फॉर्म हो सके। ठीक है, तो उसकी मदद कौन करेगा? ये जो एक्रोसोम है, हेड के एंटीरियर पोर्शन पे जो एक्रोसोम प्रेजेंट है उसमें एंजाइम है द डाइजेस्टिंग और लाइजिंग एंजाइम, जो कि किस चीज़ में मदद करता है? ये मदद करता है पिनेट्रेशन ऑफ द एग ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के समय पे एग में स्पर्म के पेनेट्रेशन में मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा हेड में एक और चीज़ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस का क्या काम है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल, और वो जेनेटिक मटेरियल कहाँ से आएगा भाई? ऑफ कोर्स स्पर्म फादर का है, तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी किसका होगा? फादर का ही होगा। तो फादर का जो क्रोमोसोम है या फादर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो मदर के एग के साथ फ्यूज होता है, तभी तो बेबी फॉर्म होता है। तो न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि ओवरऑल एक जेनेटिक मेकअप प्रोवाइड करने में मदद करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर एक बारी और देख लीजिए। ये देखिए हेड पोर्शन, हेड में आपको क्या क्या दिख रहा है भाई? हेड में यू विल सी दिस स्ट्रक्चर, दिस इज द एक्रोसोम, जहाँ पे क्या प्रेजेंट होती हैं? लाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होती हैं जो कि एग के मेम्ब्रेन को ब्रेक करने में मदद करती है। और ये रहा आपका न्यूक्लियस, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट जो कि नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है। ठीक है, आई थिंक आपको हेड का स्ट्रक्चर जो है दैट विल बी क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है हमारे पास स्पर्म में वो है नेक पोर्शन। नेक वाला जो रीजन है वो बहुत ही छोटा होता है, जैसे हमारा नेक पोर्शन बहुत बड़ा तो नहीं है बट नेक तो है ना, बिल्कुल वैसे ही स्पर्म के पास भी नेक है लेकिन काफ़ी छोटा होता है साइज में। ठीक है, नेक में क्या प्रेजेंट होता है भाई? नेक में 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। व्हाट प्रेजेंट? सेंट्रियोल। और आपको पता है सेंट्रियोल किस में मदद करता है? सेंट्रियोल मदद करता है सेल डिवीजन में। इट प्लेज अ ग्रेट रोल इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन वाला चैप्टर देखिए, पता चल जाएगा। माइटोसिस मियोसिस के ऊपर डिटेल वीडियो है, जस्ट गो एंड चेक आउट दैट। ठीक है, तो ये जो सेंट्रियोल है जो कि नेक में प्रेजेंट है ये मदद करता है सेल डिवीजन में। ठीक है, देखो 2 सेंट्रियोल है, दोनों सेंट्रियोल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है और एक डिस्टल सेंट्रियोल है। ठीक है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का क्या रोल है? रोल इन द फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट। मान लीजिए ये आपका स्पर्म है और ये एग है, दोनों ने फ्यूज़ किया और फ्यूज़ करके बनाया जाइगोट। ठीक, अब जाइगोट तो बन गया लेकिन जाइगोट फिर डिवाइड भी तो करेगा, तब तो 2 सेल 4 सेल 8 सेल स्टेज बनाएगा। तो इस डिवीज़न में जाइगोट के फर्स्ट क्लीवेज में मतलब 1 सेल जाइगोट डिवाइड होकर 2 सेल कंडीशन में कन्वर्ट हो जाए, इसमें सबसे पहले कौन मदद करता है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल मदद करता है। ठीक है ना, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहाँ प्रेजेंट होगा? प्रॉक्सिमल एंड पे, सबसे आगे वाले एंड पे, और डिस्टल सेंट्रियोल पीछे वाले हिस्से में। पीछे मतलब नीचे, ऊपर हेड वाले पोर्शन पे प्रॉक्सिमल और नीचे जहाँ पे आपका न्यूक्लियस खत्म होता है उसके नीचे जो सेंट्रियोल प्रेजेंट है दैट इज दिस डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक, डिस्टल सेंट्रियोल किस चीज़ में मदद करता है? इट फॉर्म्स एक्सियल फिलामेंट ऑफ द स्पर्म। फिलामेंट जो स्पर्म है उसका एक्सियल फिलामेंट बनाने में मदद करता है। देखिए ये देखो, ये रहा हमारा स्पर्म का स्ट्रक्चर। एक मिनट पेन ले लूँ। देखिए ये रहा आपका स्पर्म, तो इधर आसपास एक सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा प्रॉक्सिमल हिस्से में। ये किस में मदद करेगा? जाइगोट के क्लीवेज में। यहाँ देखिए ये एक डिस्टल सेंट्रियोल है, यहाँ सेंट्रियोल लिखा है ना, ये आपका डिस्टल सेंट्रियोल। ये किस में मदद करेगा? ये जो नेक है इसमें कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, स्पर्म के फाइबर लाइक मतलब फिब्रस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। उस फिब्रस स्ट्रक्चर को फाइबर बनेंगे कैसे भाई? फाइबर बनेंगे सेल डिवीजन से, और वो फाइबर बनाने में कौन मदद करेगा? ये सेंट्रियोल मदद करेगा जो आपका डिस्टल सेंट्रियोल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम किस चीज़ की? नेक्स्ट बात करते हैं मिडल पीस की कि व्हाट इज़ मिडल पीस। तो अगर हम मिडल पीस की बात करें तो मिडल पीस जो है वो कवर्ड होता है शीथ लाइक स्ट्रक्चर से। शीथ एक कवरिंग से कवर्ड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिंपली। ठीक है, मिडल पीस जो है इसके अंदर बहुत सारे माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं, मैनी माइट्रोकॉन्ड्रिया। और ये माइट्रोकॉन्ड्रिया कैसे होते हैं? स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं पूरे के पूरे मिडल पीस में। देखिए डायग्राम। ठीक है, ये देखिए डायग्राम आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में ये आपको स्पाइरली अरेंज्ड माइट्रोकॉन्ड्रिया ये दिख रहे होंगे। तो जो मिडल पीस जो नेक है जो मिडल पीस है उसके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये देखिए ये सारे स्पाइरली अरेंज्ड माइट्रोकॉन्ड्रिया हैं। और इन माइट्रोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? इस माइट्रोकॉन्ड्रिया का वही फंक्शन है जो जनरली माइट्रोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी का पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। वो हमारे सेल के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन का
काम करता है और उसको स्टोर करके भी रखता है एटीपी के फॉर्म में। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कहाँ प्रेजेंट है, मिडल पीस में प्रेजेंट है, ये भी एनर्जी के जनरेशन में और एनर्जी को स्टोर करके रखने में मदद करेगा। भाई इस एनर्जी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, इस एनर्जी का काम क्या है? इस एनर्जी का काम ये है कि जो स्पर्म होता है, ह्यूमन स्पर्म, वो बहुत ही विग्रस मूवमेंट शो करता है, काफ़ी तेज़ मूव करता है। क्यों मूवमेंट ज़रूरी है? इसलिए क्योंकि एग जो है उसके अंदर ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, वो साइज़ में बड़ा है, बल्कि है, वो एक ही जगह रह सकता है। इसीलिए क्या किया गया है, मेल स्पर्म को साइज़ में छोटा, कॉम्पैक्ट और ऐसा बनाया गया है कि वो बहुत ही जल्दी से, तेज़ी से मूवमेंट करके फीमेल के वजाइना से होते हुए उसकी फिलिपियन ट्यूब तक पहुँचे और वहाँ जाके फर्टिलाइजेशन करे। तो अगर मूवमेंट हो रही है तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है। खाएंगे पिएंगे नहीं, एनर्जी नहीं होगी बॉडी में, तो कैसे मूव करेंगे? तो बिल्कुल वही बात है कि यहाँ जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इस माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, ये किस चीज़ में मदद करेगा? आपके स्पर्म के मूवमेंट में, वजाइना के अंदर उसकी स्विमिंग में मदद करेगा, ताकि वो जल्दी से कहाँ पहुँच जाए, फिलिपियन ट्यूब में पहुँच जाए और वहाँ जाके फर्टिलाइजेशन कर सके। ठीक है ना? ओके, बात समझ आ गई कि मिडल पीस में जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उसका फंक्शन क्या है। तो देखिए, मिडल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इसको हम नेबन कर्न माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है? पावर हाउस है स्पर्म के लिए। मतलब स्पर्म अपना एनर्जी सारा कहाँ से डिड्यूस करता है? यही से लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, ये एनर्जी देता है किस चीज़ के लिए? स्पर्म के मूवमेंट के लिए। स्पर्म में जो मूवमेंट होगा वो किसकी वजह से होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट एनर्जी की वजह से होगा। ठीक है, लास्ट बात करते हैं, ह्यूमन स्पर्म में जो लास्ट पोर्शन है वो होता है टेल। टेल जो है वो कैसा स्ट्रक्चर है? ये बहुत ही लंबा सिलिंड्रिकल टेपरिंग स्ट्रक्चर है। टेपरिंग मतलब जो स्पर्म है उसका एंड आपको ऐसे नहीं दिखेगा, वो कुछ इस तरीके से टेपरिंग है, लास्ट में जाते हुए पतला हो जाता है। ठीक है ना? तो ऐसा क्यों? ये टेपरिंग स्ट्रक्चर स्पर्म के मूवमेंट में मदद करता है। तो स्पर्म का जो टेल है, इट इज़ लॉन्ग सिलिंड्रिकल एंड टेपरिंग स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है? थ्रेड लाइक होता है। ठीक, और ये जो हमारा स्पर्म है, स्पर्म का जो टेल है, इसमें फिलामेंट के अरेंजमेंट्स होते हैं। कैसे अरेंजमेंट्स होते हैं? 9+2 अरेंजमेंट्स होते हैं फिलामेंट्स के, 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है ना? ओके, तो ये जो 9+2 माइक्रोफिब्रिल अरेंजमेंट है फिलामेंट में, ये पूरा टेल बनाता है। और ये टेल किस चीज़ में मदद करता है? ये टेल मदद करता है स्पर्म के स्विमिंग या स्पर्म के मूवमेंट में। स्पर्म के पास टेल है, इसीलिए वो आसानी से मूव करके कहाँ तक पहुँच पाएगा? फर्टिलाइजेशन की साइट तक पहुँच पाएगा, ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर सके। ठीक है, ओके, तो यही सारी बातें हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में। स्पर्म में इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं और उन सब के क्या फंक्शन हैं, दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस। आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फीमेल के मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। इसके बाद हमें स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ना है, oogenesis पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। अभी बहुत सारी डिटेल चीज़ें हैं विच इज़ लेफ्ट, जो कि हम सारी कंप्लीट करेंगे बारी बारी से। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।